एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंश यानी कि शेयर्स से। अंश पूंजी वाली जो कंपनी होती है, पूंजी पाने के लिए अपनी समस्त अधिकृत अंश पूंजी को एक या अधिक प्रकार के निश्चित मूल्य की छोटी छोटी इकाइयों में बांट देती है। ऐसी इकाइयां ही अंश कहलाती हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि यह कंपनी अपनी अंश पूंजी को एक निश्चित धनराशि के जिन हिस्सों में बांटती है या विभक्त करती है, उन्हें अंश कहा जाता है। न्यायाधीश लिंडले कहते हैं कि पूंजी का वह आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, अंश कहलाता है। यानी कि पूंजी का वह एक अनुपातिक हिस्सा जिसका हर मेंबर, हर सदस्य ओनर होगा, स्वामी होगा, अधिकारी होगा, वो हिस्सा ही अंश कहलाता है। न्यायाधीश लिंडले की ये परिभाषा, पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, अंश कहलाता है, याद करेंगे। दूसरी परिभाषा याद करेंगे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की। अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी के एक भाग से होता है, और यदि स्कंध और अंश में स्पष्टता या गर्भित रूप से, यानी कि उतना स्पष्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली कह लीजिए, अगर अंतर न किया गया हो स्कंद और अंश में, तो इसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है। यानी कि अंश में अपने आप में स्कंद शामिल मान लिए जाते हैं अगर उसे अलग से जो है अंश और स्कंधों में अंतर की कोई शर्तें ना दी गई हों। ठीक, तो हम यूं भी कह सकते हैं एक उपयुक्त परिभाषा के तौर पे कि कंपनी के अंश उसकी अंश पूंजी की वे इकाइयां हैं जो कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने हेतु निवेशकों को बेची जाती हैं और निवेशकों के आर्थिक हितों को व्यक्त करती हैं। अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः अंश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार और समता या साधारण अंश। इन्हें अधिमान अंश भी कहा जाता है। पूर्वाधिकार अंशों को अंग्रेजी में प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंशधारियों को दो पूर्वाधिकार यानी प्राथमिक अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, कंपनी के लाभों में सर्वप्रथम निश्चित दर से लाभांश पाने का अधिकार। इन्हें लाभांश सबसे पहले मिलेगा और एक निश्चित दर से मिलेगा। दूसरी, कंपनी का अगर समापन होना हो, यानी कि कंपनी अगर ख़त्म हो रही है, लिक्विडेशन के समय पे सबसे पहले पूंजी पाने का इन्हें अधिकार होगा। सबसे पहले का मतलब है जब पूंजी लौटाई जा रही होगी तो अन्य किसी भी अंशधारी की अपेक्षा इन्हें अंश पाने का पहले अधिकार होगा। और आप जानते हैं दूसरा जो अंशधारियों का प्रकार है या दूसरे जो अंश हैं वो समता अंश ही हैं। तो यूँ कह लें कि साधारण अंशों को कोई भी लाभांश दिए जाने से पहले एक निश्चित दर से लाभांश पाने का अधिकार है, और कंपनी के समापन की दशा में साधारण या समता अंशधारियों को पूंजी वापस करने से पहले इन्हें पूंजी पाने का अधिकार है। ठीक है। ये जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं इनके भी कई प्रकार हैं। सबसे पहले आता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। ये वो अंश होते हैं कि यदि किसी वर्ष कंपनी के पास लाभांश चुकाने के लिए पर्याप्त लाभ ना हो, तो जो भी लाभांश पे करने से इस साल रह जाता है, यानी कि कंपनी अगर अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश नहीं दे पाती है, तो वो संचित हो जाता है। अगले वर्षों के लिए देय मान करके उसे संचित कर लेते हैं, और भविष्य में जब कभी भी कंपनी को पर्याप्त लाभ हो जाते हैं तो वह अगले वर्ष के लाभांश के साथ जो पिछले वर्ष का संचित लाभांश था उसका भी भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है। इन अंशों पर समस्त लाभांश का भुगतान करने के बाद ही उस साल जिस साल प्रॉफिट हुआ है साधारण अंशों को कोई भी लाभांश दिया जा सकेगा। लेकिन जो ऐसे जिन पे ये गुण नहीं है कि अगर किसी वर्ष लाभ पर्याप्त ना हो और अगर लाभांश ना दिया जा सके, तो जिन पे लाभांश संचित नहीं होता, यानी कि अगले वर्ष जब कंपनी पर्याप्त लाभ कमाएगी तो केवल उसी वर्ष का लाभांश एक निश्चित दर से मिलेगा। तो ऐसे अंश जिन पे लाभांश यदि किसी कारण से नहीं दिया जा सका किसी वर्ष, तो वो संचित नहीं होता, तो उसको हम असंचयी पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं। ठीक, तो यूँ कह लें कि जो पूर्वाधिकार अंश संचयी पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं वो साधारण या असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी है भागीदार पूर्वाधिकार अंश। देखिए, भागीदार पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, ऐसे अंशों पर निश्चित दर से लाभांश तो मिलता ही है। इसके अतिरिक्त यदि सभी प्रकार के अंशों पर लाभांश देने के बाद भी कुछ लाभ बचा रह जाए, तो अवशेष यानी कि बचे हुए लाभ में भी
ऐसे अंशों के धारकों को लाभांश पाने का अधिकार होता है। आजकल इस तरह के अंश वैसे चलन में नहीं पाए जाते। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वही हैं जिनको अतिरिक्त लाभ में से कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। शुद्ध पूर्वाधिकार अंश वो अंश जो धारा 80(1) के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी के माध्यम से अपने अंतर नियमों में ऐसा अधिकृत होने पर ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित कर सकती है जिनको कुछ शर्तों के बाद उन कंपनी के जीवन काल में जिनकी अंश पूंजी लौटाई जा सकती है। मतलब कुछ समय बाद धारा 80(1) के अनुसार एक कंपनी को, अंश द्वारा सीमित कंपनी को ये अधिकार मिलता है कि वह अपने पूर्वाधिकार अंशों का पैसा लौटा दे कंपनी के जीवन काल में ही। लेकिन यह है कि जो पैसा लौटाया जाएगा जिसे हम शोधन या रिडम्पशन के नाम से जानते हैं, ये केवल उन्हीं अंशों का हो सकता है जिन पर पूरा पैसा मिल चुका है, अर्थात जो अंश पूर्ण दत्त अर्थात फुल्ली पेड अप हो चुके हैं। यानी कि जितने रुपए वाले वो थे उतना पूरा पैसा मांगा जा चुका है और पूरा पैसा मिल भी चुका है, पेड भी हो चुका है पूरा पैसा। ठीक, ऐसे अंश जो अविमोचनशील होते हैं, अशुद्ध होते हैं, उनका आशय ये होता है कि कंपनी के जीवन काल में कभी भी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का पैसा लौटाया नहीं जा सकता। ये विमोचनशील नहीं होते हैं, यानी कि इनका पैसा कभी भी लौटाया नहीं जा सकता है सिवाय कंपनी के लिक्विडेशन यानी कि समापन के। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार वो होते हैं जिनको प्रविवरण में ही ऐसी शर्तें होती हैं कि एक निश्चित समय के बाद इन अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये अंश परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, और जिन पूर्वाधिकार अंशों को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती है उन्हें अपरिवर्तनीय कहते हैं। प्रत्याभूत पूर्वाधिकार अंश वह होते हैं जो गारंटीड होते हैं, अर्थात इन अंशों पर किसी अन्य कंपनी द्वारा लाभांश तथा प्रत्याधान की धनराशि की गारंटी दी जाती है। मतलब इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस तरह की गारंटी कोई दूसरी कंपनी देती है कि आपका जो भी लाभांश है वो हर हाल में मिलेगा, और प्रत्यादान का मतलब होता है कि कंपनी अगर किसी कारण से लॉस में चली जाए, उसका समापन हो जाए, तो आपकी पूरी पूंजी भी लौटाने की गारंटी वह दूसरी कंपनी देगी। जनरली ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, उसने कोई नई कंपनी की शुरुआत की हो। जैसे मान लेते हैं आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना ही होगा, है ना, और आपको ये भी पता होगा कि एक जियो कंपनी है। जियो कंपनी का भी नाम सभी सुनते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है नए बच्चे जियो का इस्तेमाल करते ही हैं, नए पुराने क्या सभी करते हैं। तो जियो जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सिस्टर कंसर्न है, यूँ कह लें कि ये इसी के द्वारा स्थापित है। तो इस तरह की कंपनी में इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स पर ये लाभांश और प्रत्यादान की गारंटी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मान लिया जियो के प्रेफरेंस शेयर्स पर ये गारंटी दे कि अगर ये कंपनी में कोई कारण से नुकसान हो जाए तो भी जो पूर्वाधिकार अंश होंगे उन्हें लाभांश जरूर मिलेगा, जितना निश्चित है, जितना तय है। और अगर कंपनी समापन हो जाए, कंपनी का समापन हो जाए, तो उस समय जो पूंजी है वह भी, प्रत्यादान का मतलब है जो आज आपने पूंजी के तौर पे दिया है उसका प्रति आदान, यानी हम बाद में आपको वही लौटा देंगे। आदान प्रदान एक शब्द सुना है ना, आदान मने होता है लेना और प्रदान मने देना। तो प्रत्यादान मतलब हम आपको बदले में आप पाएंगे हमसे प्रत्यादान। तो खैर ऐसे अंशधारकों को अपनी राशि के डूबने का कोई भय नहीं रहता क्योंकि उन्हें गारंटी मिलती है उस बड़ी कंपनी के द्वारा। तो आपने देखा कि ये जो है ये प्रकार हैं पूर्वाधिकार अंशों के। साधारण या समतांश ऐसे अंश होते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तथा कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशों के बाद की जाती है। ठीक है, बस सीधी सी बात है। यदि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद कोई लाभ नहीं बचता तो इन समता अंशों को कोई लाभांश नहीं मिलता है। लाभांश की दर इन पर निश्चित नहीं होती है, बल्कि लाभ की मात्रा को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक वर्ष लाभांश की दर निश्चित की जाती है। ज़्यादा लाभांश होता है तो लाभांश इन्हें ज़्यादा दिया जा सकता है, कम होने पर कम दिया जाएगा, ऐसी संभावना होती है। इनकी पूंजी कंपनी के समापन की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों को वापस करने के बाद ही लौटाई जा सकेगी। संक्षेप में यूँ कहें कि समता अंशों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशों को प्राथमिकता दी जाती है। समता अंशधारियों को प्रत्येक अंशों पर एक मत देने का अधिकार होता है
जो कि पूर्वाधिकारी के अंशधारियों को नहीं मिलता। और ऐसे बहुत सारे अंतर हैं जिन्हें हम आगे अभी जानने वाले हैं। फिलहाल यूँ कह लें कि जो ऐसे अंशों से प्राप्त अंश पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। कौन से अंश? समतांश। समतांशधारियों का भाग्य कंपनी की सफलता व असफलता के साथ जुड़ा होता है। कंपनी के असफल होने पर उन्हें जोखिम सहन करना पड़ता है। इसके विपरीत अगर कंपनी सफल हो जाती है तो समतांशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारियों से भी कहीं अधिक लाभ होता है। चलिए हम अंतर जानते हैं। लाभांश का अधिकार, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश के देने के बाद अगर लाभ शेष रहते हैं तो लाभांश समतांशधारियों को मिलता है, और पूर्वाधिकार अंशों को साधारण अंशों पर लाभांश मिलने से पहले मिलता है। पूंजी की वापसी, इन्हें अगर पूंजी कोई शेष रहे पूर्वाधिकारी अंशों के बाद तो वापस पाने का अधिकार है। इन्हें पूर्वाधिकार प्राप्त है। लाभांश की दर इसमें निश्चित नहीं होती, यहाँ लाभांश की दर निश्चित होती है। ठीक है। लाभांश का संचय यहाँ बिल्कुल नहीं होता संचय, और यहाँ पे अगर किसी वर्ष लाभ कम हो पाया, नहीं मिल पाया, तो लाभांश इकट्ठा होता रहेगा, और जिस वर्ष भी लाभ होगा पुराने वर्षों के साथ उस वर्ष का लाभांश इन्हें दे दिया जाता है। शोधन इनका कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं होता। ठीक है। और शोध पूर्वाधिकार अंशों का अंतर नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर व्यवस्था है तो शोधन किया जा सकता है एक सूचना के बाद निश्चित अवधि के पश्चात। मताधिकार, इन्हें मताधिकार सदैव प्राप्त होता है। प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसे मताधिकार अंशों की आनुपातिकता में ही इन्हें मिलता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल कुछ ही दशाओं में मत देने का अधिकार होता है। कंपनी के सभी प्रस्तावों पर वे मत नहीं दे सकते। आवश्यकता, साधारण अंशों का निर्गमन प्रत्येक अंश पूंजी वाली कंपनी के लिए आवश्यक है, ये ऐच्छिक है। प्रकार, साधारण अंश केवल एक ही प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। इनका अंकित मूल्य जनरली कम होता है, मान लेते हैं। औसत रूप से इनका 10 रुपये के आसपास रखा जा सकता है, तो इनका जो औसत मूल्य होता है वो 100 के आसपास होता है। सब साधारण अंशों से सामान्यतः इनका मूल्य, अंकित मूल्य अधिक रखा जाता है। फिर आता है प्रस्वेद साधारण अंश, ये भी जान लीजिए। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के साधारण अंश के निर्गमन की व्यवस्था है। इन्हें हम प्रस्वेद साधारण अंश बोलते हैं। इनके बारे में हम ये जानें कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं या संचालक हैं उनको ये निर्गमित किए जाते हैं। इन्हें आम जनता में बेचा नहीं जाता। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, प्रस्वेद का मतलब होता है पसीना, यानी कि श्रम बिंदु। ठीक है। और अंग्रेज़ी में इसको स्वेट बोलते हैं। आपने स्वेटर शब्द सुना होगा। स्वेटर माने होता है स्वेटर जो आप सर्दियों में पहनते हैं। स्वेटर मीन्स ऐसा कपड़ा जो सर्दियों में भी पसीना ला दे, इसीलिए वो स्वेटर बना। तो स्वेट का मतलब पसीना होता है। आपकी कंपनी को बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी कंपनी के कर्मचारी हैं, जो संचालक हैं, जो पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों को सामान्यतः बाजार मूल्य से कम मूल्य पर जो अंश दिए जाते हैं वही अंश कहलाते हैं प्रस्वेद साधारण अंश, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलिए स्टॉक की बात करते हैं। कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों की एकत्रित राशि को, जिसे बाद में किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, स्कंध कहा जाता है। मतलब पहले तो शर्त यह है कि जो भी अंश हैं उन पे पूरी धनराशि मिल चुकी हो, फिर हम उन्हें किसी भी टुकड़े में बांट सकते हैं। जैसे मान लिया ये 10 रुपये वाले अंश थे और पूरा पैसा मिल चुका है, तो हम इन 10 रुपये वाले अंश को, अगर ये पूर्णदत्त हो चुके हैं, तो इन्हें हम 1-1 रुपये के टुकड़ों में, 2-2 रुपये के टुकड़ों में, हम अगर जैसा चाहें 5-5 रुपये के टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है। स्कंध में इन्हें परिवर्तित किया जाता है, ये तो पहली बात रही। अच्छा, जो स्कंध होता है उनमें पूंजी अंशों में ना लिखकर के रुपयों में लिखी जाती है, यानी अंश से मतलब नहीं रहता, होते ये अंश ही हैं। स्कंध आर बेसिकली कन्वर्टेड शेयर्स, or you can say converted fully paid shares, okay, and they can be further divided, subdivided into small quantities like small denominations you can say, okay। तो स्कंध में पूंजी को अंशों में नहीं लिखते हैं, रुपयों में लिखते हैं। और स्कंद का सबसे प्रमुख लाभ यह होता है कि अंशों की किसी भी राशि को इसमें हस्तांतरित कर सकते हैं। मान लिया 1-1 रुपये वाले अगर ये स्टॉक हो गए ना, तो अगर आपको कभी लगता है कि 97 रुपये का करना है ट्रांसफ़र, तो भी आप इसमें इनके ज़रिए कर सकते हैं। तो प्रत्येक अंश स्कंद नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि अंश तो स्कंद तभी हो सकता है जब वह पूर्णदत्त हो। ठीक है। और स्कंद को परिवर्तित कर दिया गया, स्कंद में अंशों को परिवर्तित कर दिया गया, मगर ये ध्यान रखना
कि पूर्वदत्त अंशों को स्कंद में परिवर्तित करने के लिए कंपनी के अंतर नियमों में ठीक ठीक व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही कंपनी की साधारण सभा में सदस्यों की स्वीकृति भी मिली हो। अब हम ये भी एक सवाल हमारे जहन में आ सकता है कि अंशों को स्कंद में बदलने की ज़रूरत क्या है, क्या इसका उद्देश्य होता है। तो अंशों को स्कंद में बदलने का प्रमुख उद्देश्य है कि स्कंद को किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अंशों के माध्यम से किसी भी धनराशि का हस्तांतरण किया जा सके। अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर देने पर उसका विवरण सदस्यों के रजिस्टर में अंकित कर दिया जाता है और अंश प्रमाण पत्रों को वापस लेकर उनकी जगह पे स्टॉक सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता, कंपनी स्कंद क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के अंशों को बेसिकली ये आपस में ट्रांसफ़र करने की सुविधा है, ठीक है। और वो पर्सनली किसी को भी कर सकते हैं। कंपनी के लेवल पे जनता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, राइट। केवल पूर्वदत्त अंशों को ही स्कंद में परिवर्तित किया जा सकेगा। कंपनी के अंतर नियमों में अंशों के स्कंद में परिवर्तन करने का प्रावधान होना चाहिए। ये तभी संभव है यदि स्कंद का सामान्य मूल्य हो। सभी स्कंद का मूल्य समान हो ये भी आवश्यक नहीं। स्कंद कम या अधिक मूल्य के भी हो सकते हैं। स्कंद पर शेयरों की भांति अंशों की भांति कोई क्रम संख्या नहीं होती। अंशों को स्कंद में परिवर्तन के लिए अंशधारी द्वारा कंपनी को आवेदन दिया जाना आवश्यक है। इफ़ एनी पर्सन हु इज़ अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड ही और शी वांट्स टू कन्वर्ट देयर शेयर्स his her shares into stock, so ultimately he or she is supposed to apply right into the company to get his her shares converted into stock. Okay, स्कंद भी अंशों की तरह पूंजी के एक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऑफ कोर्स कंपनी प्रत्येक स्कंदधारी को स्कंद की राशि के अनुपात में लाभांश देते हैं। तो लाभांश वैसे ही मिलेगा जैसे कि मिलता है। तो चलिए, विशेषताएं भी आपने स्कंद की जान ली, स्कंद का अर्थ और विशेषताएं, साथ साथ स्कंद और स्टॉक में अंतर। तो निर्गमन की अगर हम बात करें तो अंशों का निर्गमन कंपनी के समापन के बाद किया जाता है। स्कंद का निर्गमन नहीं किया जाता बल्कि पूर्णदत्त अंशों की राशि को ही एकत्रित करके स्कंद में परिवर्तित किया जाता है। दे आर नॉट इशूड, दे आर जस्ट कन्वर्टेड शेयर्स, फुल्ली पेड शेयर्स। देन सेकेंड पॉइंट, पूर्णदत्त होना। अंश पूर्णदत्त भी होते हैं और अंशदत्त या आंशिक दत्त भी होते हैं। बट स्कंदों का पूर्णदत्त होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कन्वर्ट ही तभी हो सकते हैं जब अंश पूर्णदत्त हों। अंकित मूल्य, प्रत्येक अंश का निश्चित अंकित मूल्य होता है। स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है, इन्हें किसी भी मूल्य में बांटा जा सकता है। अंश सदैव पंजीकृत होते हैं। स्कंद का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं। ये पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत दोनों तरह के हो सकते हैं। क्रम संख्या यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। वर्ग, ये कुछ निश्चित वर्ग के होते हैं, इनका कोई निश्चित वर्ग नहीं होता। एक ही श्रेणी के अंशों का अंकित मूल्य समान होता है, लेकिन इसमें एक ही श्रेणी के स्कंद को सुविधापूर्वक ढंग से अलग अलग मूल्य दिए जा सकते हैं। अंश अविभाज्य इकाई होते हैं, इनके मूल्य को किस्तों में चुकाया जा सकता है। स्कंद का विभाजन संभव है, इसे पूंजी का विभाज्य रूप माना गया है, कहा गया है। अंश का हस्तांतरण पूर्ण मूल्य में ही हो सकता है, लेकिन स्कंद की किसी भी राशि को बांटकर हस्तांतरित किया जा सकता है। अंशों का धारक अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। स्कंद का धारक कुछ उद्देश्यों के लिए कंपनी के सदस्य माने जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए नहीं माने जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है न्यूनतम अभिदान राशि। इसे न्यूनतम प्रार्थित पूंजी भी बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट और मिनिमम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो न्यूनतम अभिदान से आशय है वो है निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसका उल्लेख प्रविवरण में भी किया जाता है और जिसकी प्राप्ति के बिना कोई भी कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। दरअसल होता यह है कि न्यूनतम अभिदान राशि को प्रविवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है और इस राशि का अगर उल्लेख नहीं हुआ है तो जितनी निर्गमित की है पूंजी आपने वो सारी की सारी न्यूनतम प्रार्थित पूंजी मान ली जाएगी। मान लेते हैं कि आपने अगर 10,000 शेयर इशू किए और आपने न्यूनतम प्रार्थित पूंजी की बात नहीं की है तो पूरे के पूरे 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी आपने जितनी तय की है, सपोज इट इज़ 5 रुपीज़ पर शेयर, so ultimately 10,000 into 5, 50,000 would be the minimum subscription amount, and this particular amount is supposed to be received compulsorily. If you
or not able as a company to receive that particular amount which is said to be as rupees 50,000, then ultimately will have to return it back to the applicants of the शेयर्स, राइट। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 कहती है कि न्यूनतम प्रार्थित पूंजी निम्न कार्यों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ये न्यूनतम प्रार्थित पूंजी की क्यों शर्त लगाई गई है? क्योंकि ये माना जाता है कि कंपनी के पास पर्याप्त खर्चे करने होते हैं और उसके लिए उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। अगर कंपनी के पास पर्याप्त पैसा नहीं हो पाया तो हो सकता है कि वो अपनी ज़रूरत की जो शुरुआती जो भुगतान है वो ही ना कर पाए। तो इन उद्देश्य के लिए ये कंडीशन लगाई गई है। क्या कंडीशन है? प्रारंभिक व्ययों के लिए भुगतान, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, कंपनी की स्थापना के पहले बहुत सारी लीगल फीस देनी पड़ती है, तमाम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तमाम तरह की और भी खर्चे होते हैं, तो वो प्रारंभिक व्ययों में आते हैं। उनका भुगतान आप कर सकें, इसके लिए पैसा चाहिए। कंपनी की स्थापना करने से पहले आपको कई सारी संपत्तियां क्रय करनी होती हैं, उनका मूल्य चुकाना होता है, उसके लिए पैसा चाहिए। अंशों के निर्गमन व्यय भी होते हैं। लोगों को जिनको आपने इस बात की गारंटी दी है कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो उन्हें आपको कमीशन देना पड़ता है, तो वो भी व्यय हैं, उनका भुगतान आप कर सकें। यदि उपरोक्त तीनों कार्यों के लिए कोई ऋण आपने लिया हुआ है तो उसके भुगतान के लिए कार्यशील पूंजी यानी कि बिजनेस चलाने के लिए जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, संचालन व्यय, उनके लिए जो पैसा चाहिए वो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल कहलाती है, वो भी चाहिए आपको। और इस तरह के अन्य भी कोई आवश्यक व्यय हो सकते हैं, धारा 39 में उनका वर्णन इस तरह से किया गया है। तो इन सब के लिए चाहिए आपको न्यूनतम अभिधान राशि। और कंपनी अधिनियम में ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये संभव है कि अति उत्साह में बिजनेस कंपनी शुरू तो हो जाए लेकिन बाद में बहुत जल्दी बंद हो जाए। इससे इन्वेस्टर्स का जो हित होगा वो सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए इसमें सेबी एक संस्था होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने 90% मिनिमम का लगाया है। कोई भी कंपनी अगर चाहे तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है इशू कैपिटल के बराबर रख सकती है या मिनिमम 90% करेगी। 90% से 100% के बीच में अगर वो चाहें तो 92% कर ले, 95% कर ले, लेकिन 90% से बिलो नहीं जा सकती है एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। प्रतिबंध कुछ हैं, जब तक उपरोक्त कार्यों के लिए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पूरी नहीं हो जाती तब तक कंपनी आवेदन पर प्राप्त धनराशि का उपयोग आवंटन के लिए नहीं कर सकती, उपयोग कहीं किसी अन्य कार्य में नहीं कर सकती और ना ही आवंटन कर सकती है। और आवेदन पर ये जो प्राप्त राशि है इसको किसी अनुसूचित बैंक में आपको शेड्यूल्ड बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक ये सारी बैंक SBI, पंजाब नेशनल बैंक सब शेड्यूल्ड बैंक हैं। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होती हैं जो भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के शेड्यूल में जिनका नाम शेड्यूल सेकेंड आती है, शेड्यूल सेकेंड, उसमें जिन बैंकों का नाम दर्ज है वो सारे बैंक जो है शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, हिंदी में अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो ऐसे किसी अनुसूचित बैंक में मैंने बताया 1949 कौन सा, भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम ये 1949 में आया था, ठीक है। इसमें शेड्यूल सेकेंड दी गई है जिसमें जिन बैंकों के नाम दर्ज हैं और ये लगातार अपडेटेड होती रहती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो प्रभाव वही होगा जो मैंने आपको बताया कि अगर आप को न्यूनतम अभिधान राशि नहीं मिलती है तो आपको ना तो आप जो है अपने अंशों का आवंटन कर सकेंगे और दूसरी बात जो भी धनराशि आपने प्राप्त की है जो किसी शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जमा होगी, आपकी कंपनी के शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जमा होगी, उसको आपको कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन वापस करना पड़ेगा। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर। नहीं करेंगे तो उस पर आपको बाकायदा ब्याज देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वर्णन किया गया न्यूनतम अभिधान राशि का महत्व। न्यूनतम अभिधान राशि की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अपर्याप्त पूंजी कंपनी के निर्माण को रोका जा सके। अगर अपर्याप्त पूंजी है तो ऐसी कंपनी के निर्माण को रोका जा सके, क्योंकि ऐसी कंपनियां अगर शुरू भी हो जाएंगी तो अल्टीमेटली लंबे समय तक चल नहीं पाएंगी और जो लोग अपना पैसा लगाएंगे उनका पैसा फंस सकता है।
तो सरकार ऐसा नहीं चाहती कि लोगों का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो। प्रत्येक आवेदक प्रविवरण में दिए गए उद्देश्यों के लिए ही अपनी धनराशि कंपनी को देता है और आशा करता है कि कंपनी कुशल संचालन के लिए आवश्यक पूंजी एकत्रित कर लेगी। अतः अपर्याप्त पूंजी से कंपनी द्वारा व्यवसाय चलाने का अर्थ होगा कि अंशधारियों से धोखा हो जाए या उनके साथ अन्याय हो जाए। तो यहाँ पर न्यूनतम अभिधान राशि से अभिप्राय आवेदन पत्र पर आने वाली धनराशि से है। कंपनी तो फिलहाल यहाँ पर बात यह है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार 5% अंकित मूल्य से कम धनराशि नहीं मांगी जा सकती है। ये वो धनराशि है जो आवेदन पर मांगी जाती है। आवेदन राशि यानी कि अगर 100 रुपये वाले अंश हैं तो आप एप्लीकेशन पर 5 रुपये से कम नहीं मांग सकते। ठीक, चलो अंशों के आवंटन की बात करते हैं। देखिए, अंशों के आवंटन से तात्पर्य यह है कि जनता एप्लीकेशन, जैसे ही जनता को इनवाइट किया जाता है तो जनता एप्लीकेशन देती है और साथ ही साथ अपनी इच्छा व्यक्त करती है अंशों को खरीदने के लिए। तो जो अम, आवेदन पत्र जनता देती है उसे अंश लेने का प्रस्ताव कहा जाता है जनता की तरफ से। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए आवेदकों को जो अंशों का वितरण करती है कंपनी, वो बेसिकली पूरी क्रिया अंशों का आवंटन कहलाती है। यानी कि यूँ कहें कि आवेदकों के बीच उनमें से कुछ आवेदकों को अंशों का बंटवारा करना अंशों का आवंटन कहलाता है। ठीक है, और अंशों के आवंटन के बाद प्रत्येक अंशधारी तथा कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाकी की किस्तें बाद में मिलती रहती हैं। अंशों के आवंटन पे प्रतिबंध धारा 39 से लगे हुए हैं। प्रतिबंध यही है कि अगर आपने अंशों का निर्गमन किया हुआ है, प्रविवरण का निर्गमन किया है, तो न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त हो जाए और जो एप्लीकेशन मनी है वो अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 5% अधिक हो और केवल नकद धनराशि आपको प्राप्त करनी होगी। अन्य किसी प्रतिभूति के बदले में आप अंशों का भुगतान आवंटन नहीं कर सकते। आवेदन राशि अनुसूचित बैंक में आपको जमा करना होगा। प्रविवरण अगर इशू नहीं किया है कंपनी ने तो उस दशा में क्या प्रतिबंध लागू होंगे? आवंटन से कम 3 दिन पूर्व स्थानापन्न प्रविवरण आपको रजिस्ट्रार के यहाँ लगाना होगा। न्यूनतम विधान राशि के आवेदन सारे आ चुके हों। अंशों के अंकित मूल्य का 5% कम से कम नकदी बाद आपने प्राप्त कर लिया हो। अनियमित आवंटन वो होता है यदि किसी कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन कंपनी अधिनियम की धारा 39 में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर उनका कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना करते हुए आवंटन कर दिया गया तो अनियमित आवंटन कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाइडेबल होगा, यानी कि निरस्त करने योग्य होगा। अंशों का आवंटन यानी रिटर्नमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अगर आप किसी कारण से अंशों में पर्याप्त न्यूनतम धनराशि नहीं पा सके तो मैंने अभी बताया था कि 30 दिनों के भीतर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अंशों के आवंटन विवरण में निम्न बातों का उल्लेख करना चाहिए। आवंटित किए गए अंशों की संख्या और उनका अंकित मूल्य। अगर आपने अंशों को बांट दिया है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उन व्यक्तियों का नाम, पता जिनको अंश दिया गया है, प्रत्येक श्रेणी के अंशों का भुगतान की गई धनराशि तथा देय रकम। यदि नकदी के अतिरिक्त पूर्ण दत्त या आंशिक दत्तों का आवंटन किया गया है तो ऐसे समस्त अंशधारियों का जिक्र करेंगे आप यहाँ और रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे डिटेल्स। यदि अधिलाभांश अंशों का आवंटन किया गया है तो उनकी संख्या, अंकित मूल्य आदि का विवरण किया जाना चाहिए और निर्गमन को अधिकृत करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति भी फाइल करनी होगी रजिस्ट्रार के पास। यदि अंशों को बट्टेबंद निर्गमित किया है तो कंपनी द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव की प्रतिलिपि न्यायाधिकरण के आदेश की प्रतिलिपि 10% से अधिक बट्टे पर निर्गमित करने की दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा आदेश की प्रतिलिपि, ये सब देना पड़ेगा। बोनस शेयर में आपने भी पढ़ा ना, उनकी संख्या क्या होगी, उनका अंकित मूल्य क्या होगा, इसका पूरा विवरण देना होगा, रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा। ठीक है, फिर आता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। इसे जान लीजिए। लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब होता है कि अंशों के आवंटन के बाद कंपनी द्वारा आवेदकों के पास आवंटन पत्र भेजे जाते हैं। इस आवंटन पत्र में कुछ बातें होती हैं। आवेदक के आवेदन पत्र का संदर्भ होता है, आवेदक द्वारा प्रार्थित अंशों की संख्या कितनी थी, उन्हें कितने अंश उनमें से आवंटित किए गए हैं, अंशों पर भेजी जाने वाली आवंटन राशि कितनी होगी और आवंटन राशि प्राप्त होने की अंतिम तिथि क्या है। वर्तमान की स्थिति जान लीजिए। अब कंपनी अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं करती बल्कि वह आवंटित अंशों को अंशधारियों के डीमैट खाते में हस्तांतरित कर देती है।
वह व्यक्ति ही अंशों के लिए आवेदन कर सकता है जिसका डीमैट खाता हो। बाजार में अंश खरीदने की स्थिति में डीमैट खाता अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने अंशों का विक्रय करना चाहता है उसके लिए ट्रेडिंग खाता खोलना अनिवार्य है। डीमैट तथा ट्रेडिंग दो खातों की सुविधाएं शेयर ब्रोकर के यहाँ प्राप्त होती हैं। कुछ बैंक भी इन खातों की सुविधाएं आपको देते हैं। खेद पत्र, जिन लोगों को उनके आवेदनों के अगेंस्ट शेयर आवंटित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट यानी कि खेद पत्र दिए जाते हैं और उनकी धनराशि भी वापस कर दी जाती है। डीमैट अकाउंट का जिक्र भी आया तो जान लीजिए कि एक प्रकार का बैंक अकाउंट है जिसमें धनराशि रुपयों में आप जमा कर देते हैं और जिसमें जमा की गई धनराशि के माध्यम से आप शेयर बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं। ये शेयर बॉन्ड यहाँ पर रखे भी जाते हैं। डीमैट खातों में रुपयों का लेन देन नहीं होता बल्कि शेयर स्टॉक इनका ही लेन देन होता है। सेबी के नियम है, यदि कोई व्यक्ति शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करना चाहता है तो वह डीमैट अकाउंट के द्वारा ही कर पाएगा। इसके अतिरिक्त किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करना अगर हो तो उसके लिए भी डीमैट खाता खोलना होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जब कोई कंपनी किसी नई कैटेगरी के अंश सबसे पहले इशू करती है तो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन कहलाता है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके लिए भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। शेयर ना होने पर ये खाता बंद नहीं रहता, खुला रहता है। फिलहाल ये पेपर रहित प्रक्रिया है और एक अंश के प्रमाण पत्र को भौतिक स्वरूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदला गया है। उतनी ही संख्या में अंश और क्रय किए जा सकते हैं। आज के समय में चूँकि उन्होंने बताया तो मैं आपको यह भी बता दूँ, तमाम नए ऐप खुल चुके हैं। जैसे एक ग्रो ऐप है जिस पे आप निःशुल्क डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और एनएससी और बीएससी में रजिस्टर्ड जितने भी शेयर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, ब्लू चिप, मिड कैप या स्मॉल कैप, इनके शेयर्स खरीद सकते हैं। आप इसमें म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ग्रो ऐप का मैं कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ सूचना दे रहा हूँ। ठीक है। अंश प्रमाण पत्र वगैरह क्या होते हैं ये सारी जानकारियाँ कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसमें जो काम करना है, चलिए मैं वो भी बता दूं। सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको पहला प्रश्न लिखना है कि अंशों से आप क्या समझते हैं। अंश से आप क्या समझते हैं, इसकी दो परिभाषाएं दीजिए। इनके प्रकारों का नहीं, चलिए इतना ही रखिए पहले प्रश्न में। मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। अंश का अर्थ और परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न, अंशों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पूर्वाधिकार के सारे प्रकार और समता अंश आप वर्णन करेंगे। फिर आएगा तीसरा प्रश्न, समता अंशों और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर के 6 बिंदु बताइए। फिर आएगा प्रस्वेद साधारण अंश से आप क्या समझते हैं। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ऐसे ही लिखेंगे जितना लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, स्कंद से आप क्या समझते हैं। स्कंद, अंशों को स्कंद में बदलने का उद्देश्य बताइए। ठीक। इसके बाद आप तीसरा अगला प्रश्न लिखेंगे। ये जो विशेषताएं छोड़ दीजिएगा। अंश तथा स्कंद में क्या अंतर है, इसके 6 पॉइंट आपको हर हाल में लिखने हैं। न्यूनतम प्रार्थित पूंजी या न्यूनतम अभिदान राशि से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम प्रार्थित पूंजी किन कार्यों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और इससे संबंधित प्रतिबंध क्या हैं, बस इतना लिखेंगे। ठीक है। अंशों के आवंटन का अर्थ बताइए। और अंशों के आवंटन का विवरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। अंतिम प्रश्न, डीमैट खाते से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ और महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।